कहानियों की राह में आज की कहानी गली में चांद निकला। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। वे कहानियाँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। हम अक्सर कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू हो जाते हैं जिनका मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी दिल तो आखिर दिल है ना। नयनतारा एक मशहूर अदाकारा शोहरत की उन बुलंदी को छू रही थी कि हर कोई उसे और उसके जैसा जीवन जीना चाहे। करोड़ों फैन, हजारों फॉलोवर्स, सैकड़ों उसकी एक इशारे पर जान छिड़कने वाले, जिन पर उसे बेहद नाज होता था। लेकिन उसकी वास्तविकता ठीक उल्टी थी। लाइट, कैमरा, एक्शन के साथ अगर जिंदगी चकाचौंध होती थी तो कट और ऑफ के साथ सब कुछ अंधेरे में सिमट जाती थी। एक रोज मैनेजर ने सूचना दी कि डायरेक्टर मनचंदानी जी का फोन आया था। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या है? वर्कआउट करती नयनतारा ने पूछा। एक पतिव्रता औरत का रोल है, मैनेजर ने समझाते हुए कहा। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा नरेश? नयनतारा ने अपने मैनेजर से पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, कहे तो लीगल एडवाइज़र को बुला लूं? दुबले पतले कद काठी के मैनेजर ने अपनी राय दी। लीगल एडवाइज़र? हाँ, ठीक है। पिछली बार उसकी एडवाइस कितनी काम आई थी। हाँ हाँ, बुलाओ। आधे घंटे के अंदर लीगल एडवाइज़र हाजिर। टाई, सूट, बूट, एकदम फिटफाट। मैडम, कुछ नहीं, एक बड़ी सी बिंदी, थोड़ा ज़्यादा सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बस बन गई आप पतिव्रता। सभी चीज़ों की लिस्ट तैयार हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों से सारे सामान आ गए। गेटअप इतना अच्छा था कि डायरेक्टर मनचंदानी जी ने देखते ही रोल ऑफर कर दिया। शूटिंग भी शुरू हो गई। क्लैप और टेक के साथ एक्शन बोला गया। ओ माय प्राणेश्वर, नयनतारा ने डायलॉग डिलीवरी की। कट। ओहो नयनतारा, फील फील लाओ, फील। डायरेक्टर अपने सीट से उतरकर नीचे आए। ओके ओके, वन मोर शॉट प्लीज। और इसी तरह पूरा दिन चला गया। एक सीन भी ओके नहीं हो पाया था, तो वापस घर आई और पतिव्रता बनने का अभ्यास करने लगी। अगले दिन पूरी सज धज कर शूटिंग के लिए निकली। कुछ दूरी जाने के बाद गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई और ड्राइवर ने बताया कि आगे नहीं जा सकते। पीछे से एक टैक्सी आ रही थी। ड्राइवर ने उसे रोकने का इशारा दिया। टैक्सी रुक गई। नयनतारा उसमें पूरे एटीट्यूड के साथ बैठी। अपने नाजो नखरों के साथ इस बात का इंतज़ार करने लगी कि ड्राइवर उसे देखेगा, निहारेगा, ऑटोग्राफ के लिए मिन्नतें करेगा। पर ये क्या, उसने तो मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर तो खुद को फ़ोन में बिजी रखी, पर ध्यान इसी पर अटका था कि अगले ने ऑटोग्राफ क्यों नहीं मांगा। बेवजह गला खरासा। ओ मैडम जी, पानी पी लो। टैक्सी ड्राइवर ने अपने अंदाज में सलाह दी। नहीं चाहिए।
नैनतारा ने खींच कर जवाब दिया। तो ड्राइवर ने बिना देखे ही अपनी गंदी सी बॉटल उसकी ओर बढ़ा दी, पर मुड़कर नहीं देखा। मैडम जी, इतने ताम झाम के साथ ना निकला करो आप। चूड़ियों की खनकती आवाज को सुनकर ड्राइवर ने कहा था। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आखिर नैनतारा ने अपनी असलियत जताने की कोशिश की। ना जी ना, मैं ठहरा ड्राइवर। मैं तो खाली आगे की गड्डी देखूं हूं कि ठोक ना दूं। तभी अचानक से लोगों की भीड़ इधर उधर भागती नजर आई। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे गाड़ी को दूसरी तरफ ले लिया। ये तुम किधर जा रहे हो? नैनतारा ने परेशान होते हुए पूछा। मैडम जी, आपने देखा ना, आगे का रास्ता पूरा बंद है। दोपहर तक कर्फ्यू ना लग जाए, मन्ने तो ये लाग रहा। ड्राइवर ने अपनी तरफ से जानकारी दी। क्या कह रहे हो तुम? नैनतारा की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। सही कह रहा हूं। अरे, आज मेरी शूटिंग है। नैनतारा ने चेहरे पर आ रहे बाल को समेटते हुए कहा। हा 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 हा, मैडम जी, जान की सोचो, शूटिंग की कोणी। जिंदा वापस चले गए तो शूटिंग भी कर लेना। ड्राइवर को बेबात की हंसी आ गई। मुझे कुछ नहीं हो सकता। नैनतारा ने गर्व से गर्दन ऊंची की। उस वक्त उसके आंखों के सामने हजारों की भीड़ में नैनतारा नैनतारा चिल्लाते लोग नाचने लगे। तभी एक एसिड से भरी बोतल उनकी गाड़ी की तरफ आई और टकरा कर फूट गई। नैनतारा की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। मैडम जी, इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा और अपलक देखता रह गया। नैनतारा वाकई बहुत खूबसूरत थी। गोल चेहरा, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लिपस्टिक से रंगे होठ। मेकअप ने खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब लगा कि अब खतरे से बाहर है तो गाड़ी रोकी। पीछे गेट खोलकर अंदर आया। छूकर उसे हिलाए, हाथ बढ़ाया, पर हाथ खींच ली उसने, कहीं उसके छूने से मैली ना हो जाए। पानी की छींटे मारे तो नैनतारा होश में आ गई। 25-26 साल का मेहनतकश गोरा नौजवान, लंबी कदकाठी, ललाट पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास, लेकिन लिवाश बेहद गंदा, जिसे देखते ही उसने नाक भौं चढ़ा ली। अपहरण का इल्जाम भी लगा देती अगर एसिड वाली घटना याद ना होती तो। कुछ देर दोनों चुप रहे। नैनतारा फोन करके मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। सामने से जान देने वाले लोग इस मुसीबत की घड़ी में फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे और कुछ देर बाद बैटरी लो होकर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने पहली बार परी देखी थी तो वो कभी इधर उधर देखता और कभी चोर निगाहों से परी को निहार लेता। तुम्हारा नाम क्या है? जैसे एहसान कर रही हो। ज्ञान सिंह तोमर। उसने ऐसे बताया जैसे उसके नाम में ही उसकी शान हो। जबकि नैनतारा ने एक उड़ती उड़ती नजर डाली। ना शक्ल न सूरत, कम से कम
नाम तो ढंग का होता। वैसे आप मणे ज्ञानू बुला सकती हैं। कहते हुए उसने शर्म से आंखें नीची कर ली। ओह यस, ज्ञानू, माय फुट, अंदर की घमंडी नैनतारा की आवाज थी। अब तक शाम हो चुकी थी, पर राहत की कोई बात नजर नहीं आ रही थी। मैडम जी, आप बोलो तो मैं एक सुरक्षित जगह ले चलूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तक नैनतारा की रही सही अकड़ उतर चुकी थी। रास्ते भर सामने के शीशे में नैनतारा को निहारता रहा और उसकी तपिश में पिघलता रहा। आज वह खुद को 7वें आसमान पर खड़ा देख रहा था। सूखे हुए होठ पर मुस्कुराहट फैल गई। रात के करीब 11 बज रहे थे जब दोनों ज्ञान सिंह के घर पहुंचे थे। ज्ञान सिंह का घर बहुत छोटा था। यही वजह थी कि घर की हर गतिविधि वो देख पा रही थी। ज्ञानू की माँ बहुत सीधी साधी महिला थी। खाना बनाकर पति को आग्रह करके खिलाना उसके शहरी मन को बेहद भा गया। उसने अपने घर में देखा था माता पिता को हमेशा लड़ते झगड़ते। माँ राजनेत्री थी और पिता व्यवसायी। किसी भी बात पर वे दोनों कभी एक राय नहीं होते थे। अक्सर माता पिता के कमरे से ऊंची आवाज में बातचीत सुनती थी। डर कर सहम कर सो जाना उसकी आदत सी बन गई थी। ऐसे में ज्ञानू की माँ का उसके पिता का देखभाल करना बेहद सुकून भरा लगा था उसे। सोने के लिए एक चारपाई दी गई जिस पर बैठते ही चरमराहट हुई। डर के मारे उतरी तो लड़खड़ाई जिसे ज्ञान सिंह के मजबूत बाजुओं ने थाम लिया था। तुरंत अलग हुई, पर तब तक ज्ञान सिंह किसी और ही दुनिया में जा चुका था। सारी रात नैनतारा दीवार पर चल रहे छिपकलियों को निहारती रही। डर लग रहा था कि आंख बंद करते ही कहीं वे निगल न जाएं। फिर कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दिन के खाने में दाल चावल परोसा गया। थोड़ी देर प्लेट को निहारती रही कैसे खाए, तो माँ ने निवाला बनाकर मुंह में खिलाया तो नैनतारा की आंखें भर आई। पिता ने प्यार से सर पर हाथ फेरा तो बरबस मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। इस प्यार के बदले आज उसे अपने हजारों फैंस भी फीके लग रहे थे। शहर में 144 की धारा लगी थी। ना चाहकर भी उसे ज्ञान सिंह के घर रुकना पड़ा। वहीं उसने साड़ी पहनना सीखा और चाय बनाना भी सीखा। ये बात और थी कि 5 बार बनाने के बाद ही वो पीने लायक बनी थी। वो रात पूर्णमासी की रात थी। नैनतारा को नींद नहीं आ रही थी। ज्ञानू, मुझे घूमने जाना है, नैनतारा ने मचलते हुए कहा। अभी? ज्ञानू ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, अभी। उस वक्त नैनतारा ने सफ़ेद रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। दोनों नदी की ओर निकल पड़े। ओ माय गॉड, इट्स रियल हेवन। छिटकी हुई चांदनी, नदी का किनारा। नैनतारा ने दोनों हाथ फैला दिए आसमां की ओर। लाइट्स की चकाचौंध दुनिया से निकलकर ये छिटकी हुई चांदनी में जीना उसे बेहद
सुखद अनुभूति दे रहा था। वो कभी नदी में पैर डालती तो कभी पगडंडी पर चलने लगती, और ज्ञान सिंह, वो तो बस हर पल को अपने आंखों के रास्ते सीने में कैद कर रहा था। तुम कितने लकी हो ना ज्ञानू, यहाँ रोज आते हो? नयनतारा ने नदी के पानी से खेलते हुए कहा। ज्ञान सिंह, जो अभी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, केवल हाँ। तुम हमेशा कम बोलते हो या आज मंगलवार है? नयनतारा ने उसके खोए हुए अंदाज को देखकर कहा। तो बरबस हंसी छूट पड़ी। दोनों हंसने लगे। जब हंसी रुकी तो वास्तविकता का एहसास हुआ कि एक मशहूर अदाकारा और दूसरा मामूली सा साधारण आदमी। अब घर चलें? ज्ञान सिंह ने रात गहरी होती देखकर कहा। नहीं, थोड़ी देर और। नयनतारा ने पानी से चेहरे को भिगोते हुए कहा। माँ नाराज हो जाएगी। ज्ञान सिंह ने याचना में मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो फिर, हाथ तो दो। बैठी हुई नयनतारा ने हाथ आगे बढ़ाया। ज्ञान सिंह ने अपने हाथ को पैंट में पोंछा, फिर हाथ बढ़ाया। काश वक्त वहीं ठहर जाता। ज्ञान सिंह अपनी दुनिया का बादशाह बन बैठा था। अब देर नहीं हो रही? नयनतारा ने चेहरे पर फूंकते हुए कहा। हाँ हाँ चलो। ज्ञान सिंह को आज अपनी गली में चांद नजर आ रहा था। रात भर दोनों बातें करते रहे। नयनतारा ने कुछ भी नहीं छुपाया। आज वह जिस मुकाम पर थी, उसके लिए उसने किन मुसीबतों का सामना किया, सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर ज्ञान सिंह के दिल की हालत तो ये थी कि बस परी जी, बस अपने सारे गम मणे दे दो, मत सहो इतने सितम। पर ज्ञान सिंह को कहाँ पता था कि रुपहले पर्दे की चकाचौंध बेशक फीकी है, पर लुभाती सभी को है। सभी उसमें चमकना चाहते हैं, बेशक दर्द भरा ही सही। अगली सुबह ठीक 12 बजे नयनतारा अपने बंगले पर उतरी। ज्ञान सिंह का हाथ पकड़कर अपने बंगले के अंदर ले गई। घर क्या था, महल था। हर एक चीज चमक रही थी। क्या बोलता भला? थोड़ी देर बैठा, तब तक कई जानने वाले एक पर एक आने लगे, खैरियत पूछने लगे। बड़ी अजीब दुनिया थी। ना उम्र का लिहाज, ना कपड़ों का ख्याल। कोई गले लग रहा था तो कोई हाथ मिला रहा था। ज्ञान सिंह का वहाँ दम घुटने लगा। उसे अपने घर परिवार पर गर्व होने लगा। पॉकेट से एक पर्ची निकाली और सेंटर टेबल पर रख दिया। लिखा था, हर चांदनी रात को उस नदी के किनारे आपका इंतज़ार रहेगा। नीचे अपना नाम ज्ञान सिंह तोमर लिखना नहीं भूला था। बस इतनी सी थी ये कहानी।